वेलकम टू द मानव शो। एंटरप्रेन्योर जर्नी, स्टार्टअप जर्नी एक बहुत ही ज्यादा बूम पे है ये टाइम के ऊपर। सबको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ की कंपनी बनना है। लेकिन क्या माइंडसेट होता है एक एंटरप्रेन्योर का? क्या कभी हमने सोचा है वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है? वो इतने जल्दी मिलेनियर कैसे बन रहा है? सो ये पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है मिस्टर अजय जी भटेवरा, जो कि एक इन्वेस्टर भी है, जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हमारे साथ बात की है, जहां पे उन्होंने बताया कि मिलेनियर माइंडसेट क्या रहता है। सो अगर आपको जानना है कि आप जब अपना बिजनेस कर रहे हो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये पॉडकास्ट आप एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द मानव शो सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया। सर आजकल बहुत ही स्टार्टअप का कल्चर, एंटरप्रेन्योर का कल्चर आया है, एंड उसके साथ साथ एक टर्म बहुत फेमस हुआ है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो कुड यू एक्सप्लेन दिस टर्म? सो आइडियली इफ यू अंडरस्टैंड कि अगर आप बात करोगे कि स्टार्टअप कल्चर आया है, न्यू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है, बट इफ यू अंडरस्टैंड अराउंड मोर देन 90% ऑफ द मिलियनर्स आर फर्स्ट जनरेशन मिलियनर इन दिस एरा, right? Specifically in India. Reason being because people are adapting to the new ideas. That is one of the reason, correct? And that is reason startup has been catching up, right? Financial freedom is never mean that मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी करूँ. Financial freedom means the time what you want to spend with your loved ones or time what you want to spend on yourself should be easily available. That much fun you should be creating that you can easily do what you want to do in life. Okay. That is called as a financial freedom. But with that, it has to be a time freedom as well. ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है but मैं 24 घंटे काम ही कर रहा हूँ खाली, right? Then again there is no use of financial freedom. So सर एक पर्सनल क्वेश्चन जैसे इसी से कि are you financially independent? Yes, as of now you can say so because whatever I want to do I do in my life. बट लॉट टू अचीव, स्टिल लॉट टू अचीव इन लाइफ। तो इसीलिए अभी भी मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, बट नाउ अब मैं काम करता हूँ अपने ईज से। दैट इज व्हाट फ्रीडम आई गॉट। इसके पहले जब हम स्ट्रगल फेज में थे तब हम लोगों को काम करना पड़ता था बिकॉज वी वांट टू अर्न मनी। नाउ वी हैव अ चॉइस बिकॉज बाय द वे वी आर अर्निंग मनी, बट व्हाटएवर वी डू इज आवर चॉइस, एंड विद दैट चॉइस एंड आवर पैशन टुवर्ड्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री आई एम वर्किंग एट माय ईज। ओके सर, जैसे आपने स्ट्रगल की बात की, हर एंटरप्रेन्योर एक स्ट्रगल के फेज से जाता है, एंड हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत एक लोनली जर्नी रहती है। मींस फैमिली का सपोर्ट बहुत कम मिलता है जब तक हम कुछ अचीव ना कर ले। तो एक माइंडसेट क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का, या आपका माइंडसेट क्या था जब आप यहाँ पे पहुंचे, आपकी पोजीशन पे जब आप बोलते हो आई एम फाइनेंशियली फ्री या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? करेक्ट। सो देयर आर, मैं इसको ना 2 या 3 टुकड़ों में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और एंटरप्रेन्योर जर्नी और सक्सेस जर्नी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम सबको समिट अप करें तो सक्सेस जर्नी की बात कर सकते हैं। स्ट्रगल हर एक के लाइफ में होता है, राइट? एक होता है कि कोई गोल्डन स्पून के साथ लाइफ में आया है क्योंकि बैकअप बहुत स्ट्रांग है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास अगर बैकअप बहुत स्ट्रांग है फिर भी आप अच्छा करोगे, करेक्ट? दैट इज चॉइस विथ यू कि आप क्या करना चाहते हो, हाउ योर अपब्रिंगिंग इज, and what all responsibility you are carrying on your head. That यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अगर मेरे पास ऑलरेडी बैकअप बहुत स्ट्रांग है तो मैं हो सकता है कि नहीं करूंगा कुछ भी, या मैं जो चल रहा है उसी चलती गाड़ी में बैठ जाऊंगा कि भाई मुझे आगे जाके करना कुछ नहीं, जो चला हुआ लेगेसी को संभालना है। बट इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट लेगेसी, आपको अगर उस लेगेसी को अलग लेवल पे लेके जाना है या मल्टीफोल्ड क्रिएट करना है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वेदर यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और वेदर यू हैव जीरो इन योर अकाउंट। नाउ अगर मैं स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करूं, आई ऑलवेज बिलीव इन कि जब आपके पास बैकअप नहीं होता ना, देन यू आर रेडी टू गिव 100% ऑफ योर्स। सो आप ऑल आउट करने को रेडी हो जाते हो कि या तो मैं करूंगा या तो नहीं कर पाऊंगा। इट इज यस और नो, मे बी वाला ऑप्शन नहीं रहता है व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग। सो बैकअप कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, बट मैक्सिमम पीपल के लिए बैकअप इज ऑलवेज अ थ्रेट, अकॉर्डिंग टू मी। I may be wrong for other perspective, but according to me, बैकअप हमेशा लोगों के लिए थ्रेट ज्यादा क्रिएट हुआ
हुआ है, बिकॉज फिर आप अपना ऑल आउट नहीं करते। फॉर मी, मैं कभी भी बैकअप था नहीं मेरे पास। सो आई हैव सीन ऑल द scarcity of money throughout my life। अगर मैं बचपन की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, जब मैंने छोटे छोटे ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू किया, पार्ट टाइम वेटर्स की जॉब करना शुरू किया, जब डिलीवरी बॉय के थोड़े बहुत जॉब किए, ये जो पीरियड था सारा, इट वाज एक ही चीज मेरे पास सबसे अच्छी थी, एक व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, दैट वाज वेरी क्लियर फॉर मी। इसीलिए मैंने जिंदगी में मेरे एमबीए के बाद जॉब नहीं किया, एक। एंड सेकंड, सबसे मेजर एडवांटेज मेरे पास था कि मेरा बैकअप नहीं था। सो मुझे पता था जो करना है मुझे ही करना है, करेक्ट। एंड सबसे मेन चीज, उस दिन भी मैं उतना ही खुश था जितना आज खुश हूं। सो वो स्ट्रगल था, फिर भी मैं खुश था। जब तक आप उस स्ट्रगल को एंजॉय नहीं करते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू नीड टू एंजॉय दैट स्ट्रगल। आप कम सो, ज्यादा हार्डवर्क करो, ट्रैवल ज्यादा करो, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्ट्रगल, राइट। बट जिस दिन वो इरिटेट करना लगेगा आपको, आप उस जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। सर, ये आपकी जो स्टोरी है बहुत सिमिलर है, बिकॉज मेरा फैमिली बिजनेस है, आई हैव अ बैकअप। बट मेरे को था एमबीए के पहले कि मेरे को खुद का कुछ करना है। 2 स्टार्टअप किए, दोनों स्टार्टअप फेल हो गए। फिर एमबीए के लिए गया, बट स्ट्रगल पूरा एंजॉय किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। एमबीए के बाद, जैसे आपने बोला कि एमबीए के बाद मेरे को जॉब नहीं करना है, वैसे मेरा भी हो गया था, एमबीए के बाद मेरे को जॉब नहीं करना है, तो आई डिसाइडेड कि फैमिली बिजनेस में आ गए। बट उधर के भी चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे देन द अर्लियर चैलेंजेस दैट आई हैड फेस्ड। बट एक चीज था कि स्ट्रगल आएगा, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी हैप्पी। जैसे इनर हैप्पीनेस आपने बात की, इनर हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आज ऐसा होता था, लोग स्ट्रेस ले लेते, स्टार्टअप फेल हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप ट्राई करते रहो फॉर 10 years, 5 years, 15 years भी, तो आप आपका गोल अचीव कर सकते हो। सो सर, इससे और एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे भी मोटिवेशन, इनर हैप्पीनेस, सो कैसे लोग हैप्पी रहे, कैसे लोग मोटिवेटेड रहे? बिकॉज ये जर्नी बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत हार्डशिप होता है, लोनली हो जाते हैं अपन, ना फैमिली सपोर्ट ना कुछ, तो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है? इधर 2 चीजें हैं। एक, जो चीज हम करना चाहते हैं, वेदर इट इज बाय फोर्स और बाय चॉइस, अगर आपकी लाइफ में क्लियर हो जाए, राइट। सी, अगर आपने बाय फोर्स किया है कोई भी चीज, सी पार्ट टाइम चीजें जब आप करते हो, कोई भी चीजें, दैट इज ऑलवेज बाय फोर्स, बिकॉज आपको वो उस टाइम के लिए शॉर्ट टर्म मनी अर्न करना है टू सर्वाइव, करेक्ट। बट अगर आपका गोल बहुत क्लियर है कि तुम्हें करना क्या है आगे, राइट, एंड यू आर ऑन दैट पाथ डे बाय डे, वन स्टेप अहेड, राइट, तो आपको वो जर्नी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट लगेगी। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई लाइफ कि मुझे क्या करना है। अगर मैं वो फिक्स है मेरे लिए कि मुझे क्या करना है, तो मैं पास्ट में जो भी करूंगा, मुझे पता है मैं उस चीज से अपने गोल की तरफ या अपने अचीवमेंट की तरफ एक स्टेप आगे ही जा रहा हूँ, राइट। इसीलिए मैं एंजॉय कर पाया। अगर आप बाय फोर्स कोई चीज करना शुरू करोगे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू एंजॉय, राइट। अगर आपने गोल बनाया, वो भी अगर आपको फोर्सफुल लग रहा है, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद एनी इंडिविजुअल। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलते हैं, अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कहीं जाओगे, तो हमेशा सब लोग बोलते हैं कि अजय हमेशा एक चीज बोलता है, विच इज कॉल्ड बड़ा सोचो। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज आप मीडियोकर सोच के कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। You need to think beyond your boundaries and which is achievable according to you. So जो आज मैं हूं जहां पे भी आज, करेक्ट, वो भी बहुत लोगों ने सोचा नहीं था, करेक्ट, बट मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कहां पहुंचना है। आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने 100% अचीव कर लिया, राइट, आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी, बट उसके लिए मेरे को हर एवरी डे आई नीड टू टेक वन स्टेप अहेड टू दैट, क्लोजर टू दैट गोल्स एंड जर्नी, राइट। सर, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली, बड़ा सोचो। ऋतिक रोशन जो हमारे बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑलवेज थिंक अबाउट दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू। तो अगर आप उस चीज के लिए जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं श्योर पहुंचोगे, बी इट आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और सर, ऐसे जब टाइम होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक चीज में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको 100% देना ही जरूरी है। तो हाउ टू हैव दैट 100% डिसिप्लिन, डिवोशन टुवर्ड्स योर बिजनेस एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बाकी चीजों से? आई फॉलो दैट इन माई लाइफ, दैट वंस यू कमिट यू नीड टू फॉलो, एंड वो मैंने मेरे ऑफिस में भी कल्चर दिया है, और मैं हमेशा वो कल्चर को फॉलो करता हूँ। आई टेल यू रीजन। फर्स्ट, यू नीड टू स्टार्ट कमिटिंग स्मॉल थिंग टू योरसेल्फ, and you follow that. You need to create that habit
कि अगर मैंने कमिटमेंट दी है तो आई नीड टू फॉलो दैट, करेक्ट। और ये जब आपका शुरू होगा, प्लस यू नीड टू रिस्पेक्ट टाइम। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो आपने वो टाइम पे पहुंचना चाहिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट। सम टाइम अनलेस एंड अनटिल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां पे 19-20 होता है एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट, बट इट कैन नॉट बी एवरी डे। एक आधा बार कोई भी समझ लेता है, लेकिन रोज रोज ये चीजें होनी नहीं चाहिए, राइट। तो दैट इज द रीजन हमेशा जब आप कमिटमेंट देते हो वो फॉलो करो, एंड डिसिप्लिन की टाइम, ये दो चीज अगर आपने वो फॉलो किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके पूरे ऑफिस वाले भी फॉलो करना शुरू करेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड इट्स मंकी सी मंकी डू। A head of the organization, if not following the rules in the organization, nobody will follow the rules. So अगर आपको वो कमिटमेंट, अगर अपने आप में वो मोटिवेट रखना है, अपने आप को आपको करना है, तो मोटिवेशन आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स से मिलेंगे, बट वो अचीवमेंट तभी आएगा जब आपके लाइफ में कमिटमेंट की वैल्यू रहेगी और डिसिप्लिन टाइम की वैल्यू रहेगी, तभी जाके आपको अचीव कर पाओगे। सो ये अच्छा पॉइंट था जहाँ पे आपने बोला कि जो हेड होता है बिजनेस का वही ड्राइवर सीट पे होना चाहिए। ही नीड्स टू रीच ऑन टाइम, ही नीड्स टू बी देयर, ताकि बाकी जो अपने जो एम्प्लॉयज है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है बिजनेस के, वो टाइम पे पहुंचे। एंड हर एक छोटे एमएनसी जो अभी आ रहे हैं, हम देखते हैं कि बिजनेस ओनर का ये अलग टाइम पे आ रहा है, फिर पीछे पीछे पूरा स्टाफ पे छोड़ दिया है। बट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर ड्राइवर सीट बिकॉज इट्स योर बेबी, आपका बिजनेस है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। सर, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, आपने जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल की बात की टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल, तो कोई एग्जांपल आप दे सकते हो कि हाउ छोटे छोटे गोल्स लीड टू अ लॉन्ग टर्म गोल, और यू कुड एक्सप्लेन दैट? सो आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल, राइट। अगर आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, राइट, सो ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे दिल्ली जाना है, इट मींस माय गोल इज डिफाइंड नाउ। अब उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग इज मुझे उसके लिए मेरा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे जाऊंगा। पर्पस मेरे को ढूंढना है, व्हीकल ढूंढना है, राइट। सो मेरे को पता चलेगा मैं बाय कार जाऊं, दैट इज वन ऑप्शन, बाय ट्रेन जाऊं, दैट इज सेकंड ऑप्शन, या फ्लाई करके जाऊं, दैट इज थर्ड ऑप्शन, राइट। फोर्थ ऑप्शन होता है जो हम पैदल चले जाए, जो आजकल कोई करने नहीं वाला है, करेक्ट। बट ये तीन ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट वी नीड टू डिफाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म थिंग्स। कि मैंने डिफाइन किया कि मुझे टाइम बहुत स्पेंड नहीं करना, तो आई विल बी फ्लाइट। इसके बाद सबसे पहला चीज क्या आएगा? आई नीड टू बुक अ टिकट, मींस आई नीड टू टेक एन एक्शन। सो माय व्हीकल हैज बीन डिफाइंड, माय पर्पस हैज बीन डिफाइंड, बट नाउ आई नीड टू टेक एन एक्शन ऑन इट। सो मैं एक्शन क्या लूंगा? आई बुक अ टिकट अकॉर्डिंग टू माय टाइमलाइन, राइट। सो मैं टिकट बुक करूंगा, एंड देन आई विल टेक एन एक्शन कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये टाइम पे पहुंचूंगा, उसके बाद मुझे करना क्या है। सो आई विल शेड्यूल इट एवरीथिंग। So these are the parameters which is called as a short term things which you do immediately do. So for an example, अगर मुझे पता है कि मुझे मुझे हॉलिडे लेना है, वर्ल्ड टूर जाना है, राइट। बट अगर मैं 24 घंटे अगर अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, ऑपरेशनली इन्वॉल्व हूँ, क्या मैं वर्ल्ड टूर की छुट्टी ले सकता हूँ? सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे धीरे धीरे मेरी ऑफिस को थोड़ा थोड़ा ऑटोमाइजेशन पे डालना पड़ेगा, राइट। हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करनी पड़ेगी, राइट। हैंड ओवर करके उनको समझाना पड़ेगा कि विद और विदाउट मी काम अटकना नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं करूंगा तब तक मैं अपना हॉलिडे प्लान नहीं कर सकता। एंड थर्ड एरिया ऑफ दिस एंटायर थिंग इज कि जब आप बोलते हो कि मुझे, लेट्स अज्यूमिंग दैट मुझे मैबैक खरीदना है, लेट्स से एग्जांपल दैट्स माय ड्रीम, राइट। बट मैबैक खरीदने से पहले आपके पास छोटे छोटे ड्रीम तो होनी चाहिए। जैसे I am a fan of watches and pens. So मैंने पहला लिखा था कि मुझे 15,000 की मॉन्ट ब्लांक खरीदनी है। That was my dream. मैंने तो मैं खरीदूंगा, मुझे पता है, पर वहां जाने से पहले छोटी छोटी अचीवमेंट से जो खुशी मिलती है, and which is actually a motivation for your life. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये भूल जाते हैं। I want to shopping for myself for 25,000 rupees. It's a small thing. But it's an achievement. जब आप करते हो तो वो जो खुशी मिलती है ना, which gives you motivation to achieve further higher goals, right? So हमेशा हर चीजों को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको बोलूं कि आपका टारगेट है कि आपने 10 करोड़ का इस महीने सेल करना है, करेक्ट, या साल भर का टारगेट है अपना कि 100 करोड़ तक पहुंचना है। अभी नंबर बहुत बड़ा होगा, करेक्ट, बट अगर मैं उसको पीसेस में डिवाइड करूं तो 8 करोड़ रुपए मेरे को करना पड़ेगा एवरी मंथ,
फर्दर पीसेस में डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख रुपीस अ डे करना पड़ेगा मुझे। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू प्लान कि वो 25-30 लाख रुपीस डेली कैसे अचीव करना, rather than planning for 100 crores, right? goal is there, उसके लिए प्लानिंग अगर मैं 25-30 पर डे का कर लूंगा तो वो गोल बाय डिफॉल्ट अचीव होने वाला है। सो आपके जो भी लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है उसको आपको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अनअचीवेबल फील होता है हमेशा, क्योंकि नंबर्स हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल प्ले करते हैं। जितने बड़े नंबर रखोगे ना साइकोलॉजिकली उसको अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट लगता है सबको, बट आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, इट इज वेरी इजी टू अचीव एनी नंबर इन द वर्ल्ड, एनी नंबर, क्योंकि लोगों ने अचीव किए हैं। वी आर नॉट द वन जो हम पहली बार करने वाले हैं, राइट? तो इसीलिए जब आप बड़ा सोचते हो किसी भी चीज में, यू नीड टू हैव स्मॉल स्मॉल टारगेट्स जो शॉर्ट टर्म में आप अचीव करो, व्हिच लीड्स यू टू लॉन्ग टर्म गोल्स, करेक्ट? तो इससे सर एक पॉइंट आपने जैसे बोला कि 100 करोड़ का है तो हम उसको डिवाइड करें, पर डे का हम निकाले, सो इसका मतलब होता है हमको हर एक माइन्यूट डिटेल में जाना है, मींस वी हैव टू गो इन द डेप्थ कि एवरी डे हमारा ये टारगेट है, डे 1 का ये है, डे 2 का है, टिल डे 30 हम प्लान करें सो वी कैन अचीव एनी टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं। यस, 100%। तो सर अभी जैसे टारगेट्स की बात हो गई, लोग हमारे ना स्टार्टअप तो करना है सबको, बड़े बड़े ऑफिसेस खोल देते हैं, बोलते हैं ये मेरा लैविश ऑफिस है, ऑफिस डाल दिया एंड बैठ गई सीट के ऊपर। बट जो ये लोग सोचते हैं कि 35 तक मिलियनियर बनना है, क्या ये पॉसिबल है एंड कैसे पॉसिबल है? 35 तक मिलियनर बनना इज वेरी इजी। वन, मैं उसको इजी बोल रहा हूँ, इसका मतलब इजी का मतलब ये नहीं, आपके थॉट प्रोसेस में आप 35 के पहले भी मिलियनर बन सकते हो, बट जब आप एक्शन पे लेके आओगे उसको, तो एक्शन में यू नीड टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। अगर ये सपोज करो कि आज का अगर आप स्टार्टअप का कल्चर पकड़ो, तो स्टार्टअप में कल्चर ये बहुत हो गया कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराओ, उसको बंद करके हम बिजनेस को बड़ा करते हैं, दैट इज अ माइंडसेट। बट कभी हम ये थॉट प्रोसेस लाते हैं कि भाई लोगों का ये हमारा है, whatever action I am taking or whatever spend I am doing in my startup, right? अगर मेरी जेब का पैसा होता तो मैं करता था। If my pocket doesn't allow these expenses for me, it should not be for my investors as well, right? जब तक ये थॉट प्रोसेस नहीं आएगा तब तक आप बर्न करते जाओगे और आपका बर्निंग का लिमिट नहीं आएगा उसका, और एक लेवल के बाद या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपके इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, राइट? मैंने जब शुरू किया था, आई यूज्ड टू ट्रैवल 250 किलोमीटर्स एवरी डे ऑन मोपेड इन पुणे PCMC, दिस एरिया, फॉर सेलिंग इंश्योरेंसेस। जब मेरे पास ऑफिस भी नहीं था। टुडे वी कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम विदाउट अ सिंगल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम माय साइड। There is a team who can take care of. Unless and until there is a firefighting situation, then only I need to involve myself. Otherwise, मेरे बगैर पूरा business चलता है. And my account clocks every insurance sold in the market through our team. That is exactly we need to work on. क्योंकि लाइफ में एक टाइम आता है ना, कब तक आप खुद भागोगे, और जब तक आप खुद भागोगे आप बड़े नहीं हो सकते. You need to create that team. Then only you will be able to successful. Very clear. सर जैसे आपने बोला आप खुद जाते थे, इंश्योरेंस बेचते थे, तो एक चीज इससे ये है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको सब लूपहोल्स एक तो पहले मालूम होने चाहिए। जैसे आपने बोला कि वो टीम चलाने के पहले हर एक बिजनेसमैन को अपना खुद का माल जाके बेचना आना चाहिए, नहीं तो अपना टीम भी अपना हेडेक में निकाल सकते हैं, वो तो फॉर श्योर। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि खुद के बिजनेस के इन एंड आउट पिन होल्स हमें मालूम होने चाहिए, तब भी हम एक टीम को मैनेज कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड सर, जैसे मिलियनियर्स बनना है 35 में, हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्किंग इन दैट? I'll tell you, forget about 35. लाइफ में सबसे पहला when you step out of the schooling, तब तक हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है, बाकी सब होता है, बट नेटवर्किंग का नॉलेज you should be having in your college life. It is very important. Whatever you see me as on today is only because of networking. दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. नेटवर्किंग teaches you a lot. तुम्हें समझ में आता है कि मेरे को किसके साथ कैसे बिहेव करना है, how to present yourself in front of somebody.
हाउ टू सेल योरसेल्फ टू समबडी। जो आजकल सब जार्गन आ गए एमबीए करने के बाद लोगों को कि मुझे एसी केबिन चाहिए, मैं लैपटॉप पे काम करूंगा। एवरी फील्ड ऑफ यू टेक एनी स्पेशलाइजेशन, अ डॉक्टर जो हम बोलते हैं ना डॉक्टर, उसको भी अपने आप को बेचना पड़ता है, राइट? और एचआर गाय और अ फाइनेंस सीएफओ, he also needs to sell himself in front of management, करेक्ट? तो ये भूल जाओ कि सेल्स कहीं नहीं आता, एवरीबॉडी हैज टू डू द सेल्स, चाहे वो मुक्कर का पान वाला हो या किसी कंपनी का सीईओ हो, हर एक बंदे को अपने आप को बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ वे इट वर्क्स, राइट? अभी वो अलग बात है कि वो कहां जाके कहां उनको पिच करना है, दैट इज ऑल टुगेदर सेपरेट थिंग्स इन दैट एरिया। बट सबसे मेन चीज जो आती है ना कि हम नेटवर्किंग, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ नेटवर्किंग हमेशा एक बंदे ने करना चाहिए। इफ somebody is associated with any kind of a network marketing also, it is amazing platform to teach you, करेक्ट? अगर यहाँ से मैं आगे लेके जाऊँ उसको और मैं अगर बोलूँ आपको लोगों को मिलना is all about the networking, I always believe in this that only because वहीं से आपकी शुरुआत होती है चीजों की। You get lot of ideas in the market by networking only, because कौन क्या कर रहा है लाइफ में ये समझेगा तभी जब आप लोगों को मिलोगे, इससे कोलैबोरेशन का भी चांस बढ़ सकता है। सो उसका तो मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि दैट कोलैबोरेशन हैज I have achieved in my life because उस collaboration की वजह से I have started multiple companies only because of those collaborations. So आज अगर मैं किसी टेक कंपनी में, so we have a tech company, I don't know how to code, पर मुझे पता है कि मुझे चाहिए क्या out of it. So 3 लोग साथ में आए, हमने शुरू कर दिया, करेक्ट? सेम I have a landscape company, वहीं पे भी यही होता है सेम कि एक बंदा एक्सपर्ट था इन वन डोमेन, बाकी सब एक्सपर्टी मेरे पास थी, came together and started a company. This is something which is very important. These are multiple things. ये तो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए आपको, बट ये तभी होगा जब आप लोगों को मिलोगे, लोगों को समझोगे, लोगों की रिक्वायरमेंट समझोगे और अपनी एक्सपर्टी उसमें कैसे यूज हो सकती है आप समझोगे। तो इधर ही विल बिकम ए कोलैबोरेटिंग पार्टनर और मे बी योर क्लाइंट, राइट? पर उसके लिए लोगों को मिलना जरूरी है, एंड नेटवर्किंग का एक सबसे बड़ा थंब रूल है। हमेशा मैं नया नेटवर्किंग करने जाऊंगा, आई शुड बी द लीस्ट लर्नेड पर्सन इन दैट एंटायर ग्रुप, तब जाके आप अडॉप्ट करोगे, नहीं तो मुझे सब कुछ आता है ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सर सो मतलब सर अगर हम कोई भी रूम में जा रहे हैं, we have to go with a empty slate. Yes. जितना empty slate होगा उतना हम एक्वायर कर पाएंगे। 100%. तो सर जैसे आपने इसके पहले थोड़ा पे पीछे था तो वो क्वेश्चन रह गया, बर्नआउट की बात की थी जहाँ पे कंपनीज बर्नआउट कर रहे हैं, बट देयर आर मेनी कंपनीज, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे कंपनीज आज भी लॉस मेकिंग है बट उनके फाउंडर्स लैविश लाइफ जी रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है कि कंपनी लॉस में है लेकिन सबका लाइफ अच्छा चल रहा है? So there are multiple things. So जब आप बोलते हो कि कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन लैविश लाइफ जी रहा है, इसका मतलब पैसा जो है वो इन्वेस्टर का बन हो रहा है, आइडिया, because being a CEO of a company or a founder or a co-founder or active partner in the company, I draw my salaries, right? इसका मतलब जब मैं head of the management हूँ and मेरे नीचे अगर 500,000 लोग काम कर रहे हैं, it means बाकी सबसे तो मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली आज की रेंज क्या हो गई है सैलरीज की, everybody gets a very handsome package if he is capable of it, right? और उससे अगर ऊपर सैलरी लेनी मतलब मेरी सैलरी में ड्राइंग बहुत सुपर जाएगी, तो मैं लैविश लाइफ वैसे भी जीऊंगा, right? But I have seen few companies in the market, till that time we are not profitable, we are not drawing salary. These are the statements from founder and co-founders, correct? And I believe in that situation कि जब तक पैसा नहीं बनाना है, मैं इन्वेस्टर का पैसा अपने घर पे लेके जाके मजा नहीं आएगा, unless and until there is a fire fighting at your home कि उसके बगैर तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तो जितनी जरूरत है उतना लेके जाओ। But my priority is not that. My priority is to make this business successful. तो सर अगर ओला भी देखे, ओला इज अ लॉस मेकिंग कंपनी लेकिन उसका आईपीओ आया, सब कुछ आया, बट इट्स वर्किंग एट अ ह्यूज स्केल, तो इतना पैसा कंपनी में क्यों डाल रहे? दे बिलीव इन द प्लान या क्या है मींस? सो एक होता है कि बिलीवमेंट इन प्लानिंग्स। ओला जब मार्केट में आया तब देयर वाज अ कंपटीशन ओनली विद वन कंपनी, और आज भी अगर आप देखो तो आज हम बड़े दो ही नाम सुनते हैं, व्हिच इज ओला एंड उबर, बट नाउ बहुत सारे ब्लू स्मार्ट करके एक नया कंपनी आया है,
करेक्ट, ऐसे बहुत लोग अभी मार्केट में आ रहे हैं, पर रीजनल लेवल पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं। जैसे अहमदाबाद में एक अलग कंपनी है, आई फॉरगेट द नेम, नागपुर में एक अलग कंपनी है जो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे सपोर्ट करती है। बट अगर आप पैन इंडिया लेवल की बात करो तो ये दो बड़े नाम है और ब्लू स्मार्ट इज कमिंग अप वेरी फास्ट नाउ। सो दीज आर द एरियाज जहां पे ये लोग, एक तो कंपटीशन बहुत इजी है। अगर आप इनकी बात करोगे तो शुरुआत में इन्होंने बहुत ज्यादा बर्न किया था। बर्न क्यों किया था? टू एक्वायर कस्टमर। यू टॉक अबाउट Amazon also the similar situation. But if you compare now, it is now convenience selling, not a product selling or a service selling. आज अगर मैं नॉर्मल गाड़ी कोई करता हूं तो मुझे 12 से 18 रुपए के बीच में पर किलोमीटर मिलता है। ओला का पर किलोमीटर स्टार्ट विद 26-27 रुपीस। इफ यू एक्चुअली कंपेयर, now it is a different scenario altogether, right? So it's a future selling, convenience selling. आपका एक डेटाबेस बन गया, आपके पास एक कस्टमर कैटर हो गया, और जब ईज बेचते हो ना, लोग ईज खरीदते हैं। मैं हमेशा हर मेरे क्लाइंट को वही बोलता हूँ, टिल दैट टाइम उसके शू में जाके नहीं सोचोगे आप क्लाइंट के कि उसको ईज किससे है, आप उसको मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कन्वीनियंस बेचो, बाय डिफॉल्ट आपके प्रोडक्ट और सर्विस बेचोगे, राइट? सो ये था। सेकेंडली, उन्होंने इनिशियल एंटर किया ईवी मार्केट, व्हिच वाज अ फ्यूचर, राइट? एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, सब्सिडीज आई थी जो धीरे-धीरे अभी बंद हुई है, लेकिन द काइंड ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट हैज गिवन एंड द ग्लोबल सिनेरियो चेंज ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, वर्ल्ड ओवर अभी पहले से चल रहा है। इफ यू गो टू यूएस, बहुत पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, राइट? बट जब गवर्नमेंट सपोर्ट करने पड़ी उस सेक्टर में, तो इन्वेस्टर की पर्पस एंड थॉट प्रोसेस उस सेक्टर के लिए चेंज हो जाता है, एंड देन टेंड टू इन्वेस्ट मोर, एंड अल्टीमेटली इट्स न्यू इन्वेस्टर कमिंग इन, मे बी एग्जिस्टिंग गोइंग आउट, एंड जो डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में, दैट इज अ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट। इट्स अ वेरी इजी बोर्ड गैप। सर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपने जो बोला। फर्स्ट क्वेश्चन एक एक करके पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, जैसे बोला इलेक्ट्रिक मोटर्स में ओला आया, तो ओला जब इलेक्ट्रिक मोटर्स में आया ना, उनको बहुत थोड़ा टाइम के लिए सबको अच्छा लगा, म्यूजिक डाला, सब कुछ डाला, बट उसके बाद ओला की जो बैटरीज थे आग लगना चालू हो गया था, फायर था, इश्यूज आने लग गए थे, बट उन्होंने बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी उनका किया एंड दे मूव फॉरवर्ड। तो आप ऐसे कोई आपके पर्सनल लाइफ के 2-3 स्ट्रैटेजीज बता सकते हो हमें, जो कि एक एंटरप्रेन्योर ने ध्यान में रखनी चाहिए, और या तो वो स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे होते हैं? So there are 2-3 aspects which you have to understand. One, so जैसे आपने ओला का एग्जांपल दिया, वैसे मेरे लाइफ में भी एक बार एक वैसा इशू हुआ था, बट once you commit to your client, you need to follow that. So मेरे यहाँ पे एक स्टाफ था, अब मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा उसका, बट वो स्टाफ ने गलत कमिटमेंट ओवर अ मेल एंड वर्बली क्लाइंट को किया था। कमिट गलत कर दिया ना। जब क्लाइंट के पास इंश्योरेंस की बात करें उसमें, जब क्लेम आया, then we realized कि इसने गुफअप किया है, right? But he was representing my company. मैं मेरा हाथ नहीं खींच सकता था उसमें, and ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे इतने सक्सेसफुल थे कि अफोर्ड कर लेते थे। So we have paid 6,90,000 rupees from our pocket to that client because of the wrong commitment has given by our staff, right? And that is a reason कि जब आप किसी को भी कमिटमेंट दो, आप फॉलो करो। ओला में सबसे बड़ा फायदा है कि गलतियां, देखो, when you go towards any journey, it will be never a cakewalk. गलतियां करोगे आप, but how you rectify those mistakes with your commitment will take you to some other places. अगर वहां पे आप कहीं पे बोलोगे कि नहीं यार मैं सर्विस नहीं दूंगा, ठीक है वो होता है चलता है वाला एटीट्यूड, आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, करेक्ट? आज की डेट में इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो, सबसे मार्केट सिनेरियो में एडवांटेज सिचुएशन क्या है? अगर आप स्टार्टअप की भी बात करते हैं, सेम क्वेश्चन में अगर मैं स्टार्टअप में आ जाऊं, स्टार्टअप क्या बेचते हैं? दे आर सेलिंग द कन्वीनियंस, जो ब्रिज, जो गैप है मार्केट में फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, दे आर क्रिएटिंग ब्रिज व्हिच इज ईदर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, एंड दे आर सेलिंग दैट, बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और ब्रिज करने से क्या फायदा होता है? अगर मैं बोलूं कि आज आपको ये रिवर क्रॉस करनी है, तो आप इधर बोट से जाओगे या तो स्विम करके जाओगे, बट अगर ब्रिज बन गया तो ज्यादा कन्वीनियंस नहीं हो गया, करेक्ट? सो ब्रिज बनने से फायदा क्या होगा कि कन्वीनियंस टू द कस्टमर केम इनटू द पिक्चर, एंड मार्केट में आज लोगों के पास पैसा है टू स्पेंड, ओनली थिंग इज दे वांट टू स्पेंड ऑन देयर कन्वीनियंस, एंड दैट इज द रीजन आप स्टार्टअप को फोकस देख रहे हो। अदरवाइज अगर एंशिएंट एरा का माइंडसेट होता था कि जहां पे पैसा बचाना वाज द ओनली की,
तो देन स्टार्टअप सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है. रेशियो इज डिफरेंट नाउ बिकॉज एवरीबडी वांट्स कन्वीनियंस इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ विच ये सक्सेस तुम देखने जा रहे हो. एंड टर्सरी थिंग, द बिगेस्ट थिंग इज whatever you promote in the market should be purely thoroughly tested, whether it is product or a service, right? And then only promote to the market. ये तीन चीजों को अगर आप अच्छे से करोगे तो मार्केट में आपके पास एक तो रिजेक्शन कम आएंगे और आए भी तो यू विल बी इक्विप्ड टू हैंडल दोस थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो Yes. सर जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप पूरा अच्छे से टेस्ट करना है, सब कुछ इक्विप करना है, देन गो इनटू द मार्केट. बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम कर सकते हैं कि कोई भी चैलेंज आ जाएगा, कोई बैकलैश में वी आर रेडी फॉर इट. Correct. एंड इसमें सर एक और एक क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि ओला का कॉम्पिटिटर उबर था, जोमेटो का कॉम्पिटिटर स्विगी था, एंड दे आर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू ईच अदर. एक कंपनी है बुक माई शो Correct. जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं फॉर बुकिंग टिकट्स, पर उनका कॉम्पिटिटर इतना बड़ा क्यों नहीं हो पाया? कोई भी कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है? दे हैव द मेजॉरिटी ऑफ मार्केट विद देम फॉर बुकिंग टिकट्स. So booking tickets ka, if I don't know you remember me, there are more platforms also, right? So you go to Paytm, you can book tickets, correct? बड़े क्यों नहीं हो पाए, right? I'll tell you the reason behind it later on after this story which I am telling you right now. हमेशा एक चीज जो मैंने देखी है, जब आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, right? You get all cosmetics over there, all grocery over there, or any kind of milk, soft drink, what lot of things you will get, right? Still, why people go to Lakme specifically or like any kind of a cosmetic store specifically? Why people are able to franchise like Dr. Rashid or Lakme or there are a lot of Forest Essentials or Pure Essentials. Why they are able to do a pure thing in one place? The reason, there are two reasons. So a common crowd always goes towards the populated places, right? And when you go towards a niche market, so Booking.com is a very niche market. They do only about events, sports and ticketing towards the theaters. इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है उनके पास, करेक्ट? यही चीज आप पेटीएम के पास जाओ, a person will be confused what he wants to do because वहाँ इतनी सारी चीजें हैं. So they gone into a niche market and specialized themselves in that area only. So that is it. And सबसे बड़ा एडवांटेज जब आप इसमें देखोगे तो ये आता है कि उन्होंने जो स्पेशलाइज किया और वो जो कमिट किया वो दे पा रहे. आज भी पेटीएम में जाऊंगा तो मुझे 100 रुपए माइनस मिलेगा, बट व्हेन आई गो टू बुक माई शो मुझे एक टिकट भी फ्री मिलता है. The convenience charges in Book My Show is the highest. Highest. Still people prefer. Yes. Because what is the fear? जब आप Book My Show पे जाते हो ना, अरे यार ऊपर की लाइन तो सारी बुक हो चुकी है, अब मुझे आगे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं थिएटर में जाके टिकट नहीं लेता हूँ, मैं Book My Show पे बुक कर देता हूँ. Because उसको जो लोगों को देखना था वो दिखा रहा है, जो आप कहीं और नहीं दिखा पाओगे. Correct? So that is what. And majority of the highlight events are always there with the Book My Show, जो बाकी किसी प्लेयर के पास नहीं है. That is the reason वो प्लेयर्स कभी चल नहीं पाए. Same example I can give you. If you go Make My Trip, GoIBiBo, ClearTrip, Booking.com, Scanner, बहुत सारे हैं, right? Then why Redbus is doing very good? Only because focus towards only buses. निश मार्केट है वो पूरा. तो वो एक तो रजिस्टर लोगों के दिमाग में बहुत इजीली होता है कि बस बुकिंग तो रेड बस पे जाके करते हैं. एंड अगर उसकी शुरुआत की स्ट्रैटेजी देखी जाएगी तो ही हैज स्टार्टेड विद गवर्नमेंट बसेस एज वेल, एमएसआरटीसी, जीएसआरटीसी, एवरीवेयर अब बंद कर दिया. दैट वाज अ क्लाइंट कैप्चरिंग स्ट्रैटेजी कि क्लाइंट को कैसे मैं कैप्चर करूं. और दैट इज अ रीजन कि इन लोगों के पास जो आया मेक माई ट्रिप पे कभी जीएसआरटीसी की और एमएसआरटीसी की बुकिंग होती थी. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट बसेस हैव आल्सो इंप्रूव्ड देमसेल्फ एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पुणे, मुंबई, शिव, दिल्ली जाना आज भी प्रेफर करते हैं बिकॉज़ इट्स अ कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट? सो इस तरह से क्लाइंट कैप्चर किया. बुकिंग सब लोग करते हैं बस की, but he has an additional advantage because he has something which nobody has here.
That is called USP. You need to create that. सर जैसे कैप्चरिंग मार्केट की आपने बात की, जियो जियो जब आया था फ्री में सिम कार्ड दिए टू कैप्चर द क्लाइंट्स। एक और एक कंपनी एनपीएवी एंटीवायरस करके जो क्विकहिल की कॉम्पिटिटर्स में भी आती है, दे आर अ बिग कंपनी। उन्होंने भी क्या किया था इन द स्टार्ट, उन्होंने कॉल सेंटर बना दिया, फ्री कॉल सेंटर, कि तुमको एंटीवायरस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तुम मेरे को फोन करो, हम फ्री में तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए एनपीएवी इतना बड़ा कंपनी आज बना। एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि हर एक बिजनेसमैन अलग स्ट्रेटेजी अपनी वापरता है टू अटेन एंड टू कैप्चर द मार्केट। 100%. सो सर अभी हम अगर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पे वो 10 साल पहले हो गया है, वही हम कॉपी करके इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्यों है ऐसा? See, हमारे यहाँ if you understand the culture from the European market or a Western market, adaptability late होती है. There are two reasons. Because we are, as of now, if you talk about 2024, we have two different generations playing on the ground right now. One generation has a very, you can say, want to play safe, don't want to go towards क्योंकि उनको लगता है कि Western culture is not good. And the young generation which is below 35, everybody is thinking कि यार वो चीज करते तो हम क्यों नहीं कर सकते, right? So if you think below 35, adoption is very fast. But above 35, adoption is not very fast. अगर आप देखोगे ये चीजें सारी, तो 5G हमारे यहाँ बहुत पहले आ गया। रीजन क्या है? Because majority यूजर आर यंगस्टर्स, राइट? तो जैसे जैसे और यहाँ 2024 की बात कर रहे हो, जैसे 2030 पे जाएंगे, 35 पे जाएंगे, ये जो गैप है 10 साल का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिकॉज अडॉप्टेबिलिटी जो लोग करते हैं, अगर उनका थॉट प्रोसेस बहुत वाइड है तो वो फास्ट होता है, अगर उनका नैरो है तो वो फास्ट नहीं होता। इट डजंट मीन कि वो लोग गलत है और नई जनरेशन सही है। इट इज देयर ओन इंडिविजुअल चॉइस, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। इट इज ऑलवेज अ परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल। सर जैसे आपने बोला कि वो गैप कम होते जा रहा है, एक एग्जांपल मतलब थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो सकता है, बट आपने देखा है इसरो का चंद्रयान उन्होंने लॉन्च किया, उसका बजट हॉलीवुड की मूवीज से भी कम था। तो इंडिया बिलीव्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो एक इंडिया का प्लस पॉइंट है, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर्स, यूरोपियन कल्चर्स अफलातून पैसा खर्चा करते हैं। Because there are 2-3 aspects understandable. India has post independent, और जब से हमारे यूरोपियन पीपल ने हम पे जब तक रूल किया है, राइट, वो अगर एरा देखोगे तो वी हैव ऑलवेज ट्राइड फॉर पैसा, हमारे पास हमेशा था। उसके पहले का एरा देखोगे तो इंडिया वाज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके पहले का एरा की बात कर रहे हैं, राइट? व्हेन वी स्टार्टेड बिकमिंग स्लेव स्लोली, तो हम हर चीजों में हमको कॉस्ट कटिंग की आदत पड़ी, एंड जस्ट कंटिन्यू टिल नाउ। बट ये आगे नहीं होने वाला है। So if you understand the era from 1947 when we got independent till 1985-90, our saving ratio was too high. So अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, I generally try to save 50 to 65 rupees. और बचा हुआ मैं खाली खर्चा कर रहा था, because I want to save this for my next generation or my elder, जब भी मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब के लिए, right? From 85-90 till 2003 to 5, that ratio came down to 45%. Right? From 2003-5 to around 16, demonetization जब आया था, right? उस पीरियड में वो 35% था, and which now reduces towards 20%. इसीलिए आप अगर कल्चर देखोगे कि जो रेस्टोरेंट में जाने का कल्चर, पार्टी के लिए जाने का कल्चर, हॉलिडेज पे जाने का कल्चर, वो बहुत बढ़ने लगे। I am not saying which is not correct, right? But अगर मैं 100 कमा रहा हूँ ना, आज मैं 100 स्पेंड करने को तैयार हूँ, जो पहले में नहीं था, right? And that is the only reason कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में 100 रुपए में काम करते हैं, वही हम 10 रुपए में करने की सोचते हैं, पर उससे हमारे यहाँ एडवांटेजेस भी बहुत बड़े हैं, and that is the only reason we are the cheapest in terms of IT, yes, in the global market. And that is the reason Indian IT is the biggest in the world, right? Because हम सस्ते हैं। तो सर जैसे आगे जाके आपने बोला कि ये बढ़ने वाला है, but don't you think being cost effective will be an advantage for us in long run also?
कॉस्ट इफेक्टिवनेस विल नेवर बी ऑलवेज एडवांटेज, बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो हम वो भी अगेन आप एरा देखोगे तो हर चीज सस्ती खरीदी जाती थी पहले। नाउ सस्ती के साथ इफ देयर इज नो कन्वीनियंस आप नहीं बाय करते। व्हाई Amazon एंड Flipkart इज हिट एंड लोकल वेंडर इज स्टिल क्रेविंग फॉर अ बिजनेस। अगर आप 10 साल पहले का देखोगे ना तो Amazon Flipkart ने ऐसे ऐसे ऑफर लाए थे जो कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा था। बट टुडे इफ यू सी Amazon Flipkart आर एक्चुअली हायर देन द लोकल वेंडर, राइट? अगर वो हायर है तो देन देयर इज नो लॉजिक ना मैंने क्यों ऑनलाइन लेना चाहिए। स्टिल पीपल आर बाइंग ऑनलाइन, स्टिल पेइंग हायर प्राइस ओनली बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि घर बैठे मिलता है, राइट? बट दे डोंट अंडरस्टैंड एंड माइंडसेट इज वेरी शॉर्ट टर्म नाउ। लोगों को पहले कैसा था कि 3 साल में खराब हो गया तो मेरे पास जिससे खरीदा उसको कॉल करता था, सब करता था। खराब हो गया चेंज कर दो, माइंडसेट ही चेंज हो गया लोगों का, राइट? एंड दैट इज द ओनली रीजन नाउ सेविंग हैज बीन इंपैक्टेड अ लॉट। तो सर अभी हम अगर स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, सो अगर एक एग्जांपल रहता है इंडिया में 100 कंपनीज आ रही है, तो इसमें से कितने परसेंटेज लोग आईपीओ में कन्वर्ट होते हैं या अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं? See, आज की डेट में भी रजिस्टर्ड जो है मोर देन 3 लाख स्टार्टअप्स व्हिच आर रजिस्टर्ड, जो बीच में आपने को बहुत बार वो कॉल्स भी आते थे कि इतने स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, ये है वो है, राइट? हाउ मच यू सी दी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स? हैंडफुल, करेक्ट? सो हैंडफुल जो है वही आईपीओ के लिए जा सकते हैं, बाकी का तो जाना इम्पॉसिबल है। वी आर स्टिल इन दैट एरा। If you go to US market, out of 3 people, 1 person is doing network marketing in US. अगर मैं पॉपुलेशन 33 करोड़ का पकड़ता हूँ तो 11 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। That is the scenario over there, right? Few years back इंडिया में बैन था वो। इसको हम Ponzi scheme या pyramid scheme बोलते थे। But one fine day, our finance minister that time was Arun Jaitley, who is slowly legalize that. Create a structure for that. So that is something which we need to understand very well कि हमारे पास भी वो रेशियो बढ़ेगा। आज की डेट में बहुत निश मार्केट है वो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की टिल आईपीओ है ना, फाउंडर रहता ही नहीं कंपनी में, बिकॉज शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। सबको चाहिए 3 साल स्टार्टअप चढ़ाओ, बेचो और बाहर निकलो, राइट? पर 3 साल में तुम कहाँ पहुंचोगे, ये प्लानिंग कोई नहीं करता, करेक्ट? So you need to think then that point of view क्या करना है। अगर आज हम बात करें in WeWork the majority stakeholder is SoftBank. Founder is no more a part of the company. So IPO आते रुक गया उसका because valuation में issues आया उनको, correct? So the all scenario comes down to be जब जिसकी खुद की आइडिया है, जिसने खुद ने उस बेबी को जन्म दिया है, वो अगर हट जाता है तो उस बेबी को कैसे आप नर्चर करोगे? जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता, जब तक वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तब तक एटलीस्ट फाउंडर ने उसमें से एग्जिट लेना चाहिए। हम खुद समझ सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी है, 5 साल में क्या इंडिपेंडेंट हो जाता है, 10 साल में क्या इंडिपेंडेंट हो जाता है, राइट? वो जब एजुकेशन कंप्लीट होता है, जब वो जॉब पे लगता है, उसके बाद हम कहीं पे सोच सकते हैं कि हाँ अभी अपना खुद का कर सकता है, right? Startup is like a baby only. तो सबसे बड़ा इश्यू वहीं पे आता है कि जब तक आप समझोगे नहीं उस चीजों को कि ये मेरा बेबी है, इसको मेरे को इंडिपेंडेंट बनने तक तो मेरे को साथ में रहना है, whether I own 1% stake or 100% stake, doesn't matter at all. बट इंडिपेंडेंट होने तक मेरे बेबी को मेरे साथ रहना जरूरी है। मतलब हर एक चीज हम जो कर रहे हैं उसमें 100% देना है, फिर आपके पास 1% स्टेक हो या 100% हो कंपनी का, यू हैव टू गिव इट योर ऑल अगर आपको कंपनी को बड़ा बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है। सर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड ऑल्सो आप यंगस्टर्स को क्या क्या एक स्ट्रेटेजी बोलना चाहोगे या 2 या 3 जो आपके हिसाब से उनको हेल्प करेगी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स? सो आई एम फर्म बिलीवर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं जब पहले भी कमाता था, शुरुआत किया तब भी मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया था विद स्मॉलर अमाउंट, और आज भी करता हूँ। बट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉट डेड थिंग्स, इन अ लाइफ थिंग्स। सो मैं हमेशा बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ। आप मेरे को बहुत कम जगह पे देखोगे जब मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। आई ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स बिजनेस।
और मुझे पता है कि उसका एंडलेस ग्रोथ है। आप रियल एस्टेट में 10%, 20%, 25% कमा लोगे, 30% कमा लोगे, पर बिजनेस में आप इतने मल्टीफोल्ड कमा सकते हो जिसका आप भी खुद सोच नहीं पाते। सो आई ऑलवेज वर्क ऑन दोज एरियाज जहां पे मुझे पता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड लाइफ, आई वांट टू फोकस ऑन दैट एरिया एंड आई वांट टू बिल्ड दैट, और आई हैव अ ट्रस्ट ऑन समबडी हु इज बिल्डिंग इट। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, बट मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि इफ यू आर नॉट एबल टू डिवोट टाइम ऑन स्टॉक मार्केट, गिव मनी टू समबडी हु कैन डिवोट दैट टाइम, हु हैज दैट नॉलेज, रादर देन आज मैंने कुछ ले लिया, कल मैंने बेच दिया। इसमें कभी कोई सक्सेस नहीं हो पाता है ना। आपका पैसा नहीं बढ़ सकता उस चीज में। हम जब हमेशा बोलते हैं कि हर चीजों के लिए एक्सपर्ट चाहिए, तो हम एक्सपर्ट नहीं है, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? दो आई हैव अ गुड नॉलेज इन फाइनेंस, बट आई नो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है वो मैं करूंगा, जो मेरा काम नहीं वो मैं आउटसोर्स करूंगा। इट्स वेरी सिंपल लाइक दैट। So, बहुत कुछ सीखने मिला इस पॉडकास्ट में आपसे, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, इट वाज आल्सो फॉर मी, इट इज वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा, मुझे और ज्यादा कुछ नया सीखने को मिला। आपके कुछ क्वेश्चंस ने मुझे मेरी मेमोरीज में लेके गया वापस, पुरानी जितनी भी मेरे को रीडिंग हैबिट है वो बुक्स में सब चला गया वापस, कि वो बुक्स में से क्या क्या नॉलेज मुझे मिला था, एंड आई हैव एंजॉयड thoroughly। थैंक यू सर। Thank you very much.